नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। कल प्रदेश भर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की जाएगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। पुलिस और अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं। ब्लैकआउट के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक मॉक ड्रिल आयोजित होगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश भर में सिविल डिफेंस को लेकर के कल मॉक ड्रिल होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मॉक ड्रिल के लिए निर्देश दे दिए हैं और सभी तैयारियां मॉक ड्रिल के रिलेटेड जो है वो पूरी कर ली गई हैं। पुलिस ने अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ब्लैकआउट के बारे में सभी निर्देश दिए गए हैं और केंद्र सरकार की जो मॉक ड्रिल की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मॉक ड्रिल को आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल कल प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। तमाम जगहों पर सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल को किया जाएगा। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर गाजियाबाद से सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, क्या तैयारी है? गाजियाबाद में कहां पर मॉक ड्रिल होगी और किस तरीके से और क्यों इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा, हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। देखिए, 22 तारीख को जिस तरीके से नरसंहार हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सरगर्मी बनी हुई है, लगातार तनातनी बनी हुई है, उसके बाद से केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि मॉक ड्रिल की जाए और लोगों को युद्ध की स्थिति में कैसे बचना है और कैसे अपने आप को सेफ रखना है, उसकी पूरी जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए और खासकर बच्चों को भी दी जाए। तो इसी कड़ी में गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने आज मीटिंग भी की है और मीटिंग में चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर प्रशासन की तरफ से लोग हों, जो तमाम बड़े अधिकारी हैं या सिविल के लोग हों, सभी को उस मीटिंग में मौजूद रहे और उनको सख्त आदेश दिए गए कि कैसे भी कल से लगातार लोगों को समझाना है कि यदि युद्ध की स्थिति बनी तो कैसे अलार्मिंग होगी और कौन से अलार्म का क्या मतलब होगा। ये सभी पूरी जानकारी उस ड्रिल में दी जानी है। कल तकरीबन 10 बजे से गाजियाबाद के 10 स्कूल में शुरुआत होगी और साथ ही 5 ऐसी सोसाइटी भी हैं जो हाई राइज सोसाइटी हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। उनमें उनको रात को ब्लैकआउट करने की तैयारी की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्लानिंग कर ली गई है। और साथ ही मैंने जैसे कि बताया 10 स्कूल जो रहेंगे उसमें तमाम वो स्कूल रहेंगे जो चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, उन स्कूलों में बच्चों को पूरी जानकारी उस कड़ी में दी जाएगी। यदि युद्ध की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है तो उस बीच अलार्मिंग सिचुएशन क्या रहेगी, यदि अलार्म बजता है या सायरन बजता है, कौन से सायरन का क्या मकसद है, इन्हीं सभी पहलुओं पर पूरी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। यदि युद्ध की स्थिति हुई तो बच्चों को कहाँ छिपना है, क्या करना है और स्कूल के अंदर उनको ये भी जानकारी दी जाएगी कि उनको डेस्क के नीचे चले जाना है या कोई ऐसी वस्तु ढूंढनी है जिससे अपने आप को ढक लिया जाए। तो ये पूरी ट्रेनिंग जो है इस मॉक ड्रिल में दी जानी है और ये मॉक ड्रिल फिलहाल लगातार चलनी है। ऐसी जानकारी भी गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दी है और ये कहा गया है फिलहाल शुरुआती तौर पर कल से 10 स्कूलों को फिलहाल ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे इस स्थिति से निपटना है। और साथ ही लगातार फिर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है उनमें भी लगातार जो मॉक ड्रिल है वो लगातार चलेगी और लोगों को
ब्लैकआउट के बारे में जानकारी दी जाएगी और जो अलार्म है वो उसकी जानकारी दी जाएगी और साथ ही कुछ ऐसी कंपनियों को भी क्या चिन्हित किया होगा गया अनिल है सुबह? सबसे कि पहले जो हमारे दर्शकों ऐसी को बताइए, सिचुएशन बनेगी तो सुबह उनके 10 अलार्म बजे को क्या भी, होगा? उनके बच्चों सायरन को का भी क्या इस्तेमाल बताया किया जा जाएगा? सके, क्योंकि एक सायरन की आवाज महज 2 से 3 किलोमीटर तक की रहती है। तो ऐसे में अनिल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरी आवाज आप सुन पा चीज रहे हैं? चल रही है और उनको ये बताया गया है जितनी भी उनकी अलार्मिंग है या उनकी जितनी भी ये इस तरीके के यंत्र हैं उनको सुचारू रूप से तैयार किया जाए और यह जैसे ही पीछे से ऑर्डर आएगा गृह मंत्रालय की तरफ से वैसे ही चलिए, सारे शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। गाजियाबाद के बाद अगली खबर आगरा से आपको बताएंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सीमा हैदर को लेकर के एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर के निशाने पर बीजेपी नेता अशफाक सैफी हैं। अशफाक सैफी का नाम सीमा हैदर से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अशफाक सैफी के नोएडा के फार्म हाउस में सीमा हैदर रह रही हैं। सीमा हैदर को अशफाक सैफी ने संरक्षण दिया हुआ है, ये बात उस यूट्यूबर ने कही है। अशफाक सैफी का नोएडा में फार्म हाउस है। फिलहाल इस पूरे मामले में अशफाक सैफी ने आगरा के पुलिस कमिश्नर से इस बात की शिकायत की। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आगरा से बीजेपी नेता अशफाक सैफी के फार्म हाउस पर सीमा हैदर के होने की बात कही गई है। संजय हमारे सहयोगी आगरा से सीधे जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है, कैसे ये बात खुली कि सीमा हैदर अशफाक सैफी के फार्म हाउस पर हैं? यूट्यूबर ने एक अपने लिंक डाला, उस लिंक को कहीं ना कहीं जब अशफाक सैफी ने रविवार को उनके मित्र ने भेजा, उसके बाद से उन्होंने इस बात को जाना कि आखिर सीमा उस यूट्यूब में यूट्यूबर है, उसने साफ तौर पर कहा है कि सीमा हैदर जो अशफाक सैफी है पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, उनके जो फार्म हाउस है नोएडा में वहाँ वो रह रही है। लेकिन अशफाक सैफी का साफ तौर पर कहना था कि उनका ना ही कोई फार्म हाउस है, ना ही कभी वो सीमा हैदर से मिले और ना ही इस प्रकार की कोई चीज़ कभी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने को लेकर और कहीं ना कहीं बड़ी साजिश उनके खिलाफ ये की जा रही है। जिस प्रकार से यूट्यूबर्स ने सीमा हैदर के साथ उनका नाम जोड़ा है, उन्होंने इस बात को लेकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र आगरा पुलिस कमिश्नर को दिया है। साफ तौर पर जांच की बात कही है और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये यूट्यूबर आखिर क्यों इसने ये सारी चीजें की हैं, क्या इसका मकसद है और इसके पीछे कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करना तो नहीं है। कई सारे बिंदुओं पर इस पर जांच चल रही है। लेकिन साफ तौर पर जो अशफाक सैफी हैं, भाजपा के नेता हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोलते आए हैं, तो इसको लेकर भी उनका आशंका है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है और वो इस बात से उनके परिवार में कहीं ना कहीं परेशानी की यूट्यूब पर संजय कोई वीडियो, कोई फोटो ऐसा कुछ पोस्ट किया गया है जिसके जरिए वो इस बात को पुष्ट कर पा रहा हो कि अशफाक सैफी का ये देखिए फार्म हाउस है, ये सीमा हैदर हैं, ऐसा कुछ वीडियो या फोटो है उस पूरे लिंक पर, उस पूरे वीडियो पर? बिल्कुल ऐसा कोई फोटो उस पर नहीं है, लेकिन अशफाक सैफी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो और भी कुछ इस प्रकार के फोटोज अशफाक सैफी के केवल उसमें डाले गए हैं। लेकिन सीमा हैदर के साथ इस प्रकार का कोई वीडियो या फार्म हाउस का वीडियो उस पर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार अशफाक सैफी के साफ तौर पर कहना है कि उनका ना ही कोई फार्म हाउस है और ना ही वो जिस जगह बताया जा रहा है वहाँ कभी गए हैं। तो साफ तौर पर अशफाक सैफी कहना है कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब लिंक पे इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे खबर पर जो अपडेट रहेगा फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण जो झांसी में किया जा रहा है उसमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मजदूर भाइयों को कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही है, किसानों का शोषण चरम पर है। आगरा में हुए एनकाउंटर पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा पीड़ितों के साथ पीडीए है, पीडीए की सरकार आ रही है और बीजेपी की इन्हीं तमाम हरकतों की वजह से भगवान श्री राम ने अयोध्या में बीजेपी को हराया था और जो जेपीएनआईसी सरकार बेचना चाहती है उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो उनकी पार्टी उस जेपीएनआईसी को
खरीदना चाहते हैं। अगर सरकार किसी और को बेच रही है तो समाजवादी पार्टी को ही बेचिए। समाजवादी पार्टी इसके लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चंदा लेकर उसे खरीदने का काम करेगी। निकिता हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई है। निकिता, क्या कुछ रहा अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी, जिसपे कई अहम मुद्दे थे, जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। साथ ही आपको बता दूं कि जमीन अधिग्रहण को लेकर के उन्होंने निशाना साधा और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमीन अधिग्रहण को लेकर के निशाना साधा। वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया और उचित मुआवजा नहीं देने का ये पूरा आरोप अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। और उन्होंने कहा कि मजदूर भाइयों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। किसान के मुद्दे को लेकर के लगातार अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरते रहे हैं और इसी बीच उन्होंने मजदूर भाइयों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है ऐसी भी बात कही। और किसानों का जिस तरीके से चरम सीमा पर शोषण हो रहा है, ये बात भी अखिलेश यादव ने बोली। एनकाउंटर पर उन्होंने, अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं कि साथ ही पीड़ितों के साथ पीडीए है, ये आश्वासन आज अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। पीडीए की सरकार आ रही है, ये अखिलेश यादव ने कहा। यानी कि 2027 के मद्देनजर यहाँ अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है कि पीडीए की जो सरकार है वो आ रही है। श्री राम ने अयोध्या में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया था, भारतीय जनता पार्टी छोटे पटाखे बनने में किस तरीके से विफल रही, उनकी पार्टी अब जेपीएनआईसी को खरीदना चाहती है। तो यहाँ पर कई बड़ी बातें अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। और जिस तरीके से अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, जेपीएनआईसी बिल्डिंग की अगर बात करूं, तो हाल ही में सरकार ने एक बार इसे फिर से सही सलामत करने की ये जो बात की थी कि ये फिर से खुल सकेगी। इसका जो ऑथराइज्ड पेपर्स भी हैंड ओवर कर दिए थे कि इसको ठीक कराया जाए, उस पर भी ये अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि जो उनकी पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी, वो जेपीएनआईसी को खरीदना चाहती है। तो ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी थी, उसमें कही। ठीक है निकिता, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगली खबर बागपत से आपको बताएंगे, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत का लिंटर अचानक ढह गया और इस लिंटर ढह जाने से कई मजदूर उसके नीचे दब गए। बताया जाता है कि करीबन 6 मजदूर इसके नीचे दबे और उसके बाद आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। 3 मजदूरों को गंभीर हालत में उसमें से निकाला गया, जबकि एक मजदूर की उसी के नीचे दबकर मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागपत से, जहां पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी का लिंटर भरभरा कर गिर गया और पूरी घटना में एक मजदूर की जान चली गई। 3 मजदूर बुरी तरह जख्मी हैं, जबकि 2 मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोटल 6 लोग इसके नीचे दबे थे। एक मौके पर ही मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। विवेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बागपत से। विवेक, क्या जानकारी है? जो है तामीर की जा रही थी, बताया जा रहा था इस दौरान लगभग 1.5 से ज्यादा मजदूर काम किए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि फैक्टरिंग लगाने के जो है जो पल्लियां लगाई जाती है बना के लकड़ी के साथ बंदे को जो देश का जो बहुत सारे सीमेंट और रेत लगभग 3 दर्जन तालीम उसकी दुखद मौत भी हुई है। फिलहाल जो ठीक है विवेक, थोड़ी आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही है, थोड़ा मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मथुरा से अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। विशेष समुदाय के युवक ने एक महिला को पहला फुसलाकर वो लेकर चला गया। किशोरी को लेकर के लड़का फरार हो गया। शाहरुख इस लड़के का नाम बताया जा रहा है और शाहरुख पर लव जिहाद का मामला बना है। फिलहाल पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है।
से किशोरी के पिता ने कार्रवाई की मांग की है। आरोपी शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है मथुरा से आपके स्क्रीन पर। मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर लव जिहाद का ये मामला सामने आया है। शाहरुख नाम का एक लड़का एक लड़की को लेकर फरार हो गया। शाहरुख के खिलाफ लड़की के पिता ने थाने में तहरीर दी है। शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर। वीर हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। वीर, क्या जानकारी है पूरे मामले में? देखिए सभा, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में लव जिहाद मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप जैसे वृंदावन ब्यूटी पार्लर के बाद अब छाता कोतवाली क्षेत्र के गांव से एक मामला सामने आया है, जहां एक 12वीं क्लास की जो छात्रा थी वो शौच के लिए घर से निकली थी। वहीं पहले से ही घात लगाए बैठे उनके जो प्रेमी जो युवक थे वो बाइक से बाहर मिले और वो जबरन उस युवती को वहां से बैठा ले गए। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला बना है, इसको लेकर के गाँव में खराब की स्थिति है और गाँव के जो लोग हैं वो पीड़ित परिजनों के साथ थाने पहुंचे और 36 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक छात्रा को पुलिस के द्वारा बरामद नहीं किया गया। और इसी को लेकर के जिस तरीके के ये जो हालात है वो पुलिस के खिलाफ बनते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के लव जिहाद के जो मामले वो मथुरा में लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो थाना पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 36 घंटे का समय बीत चुका है, अभी तक जो छात्रा है लव जिहाद की शिकार हुई है उसे बरामद तो नहीं किया गया और ना ही किसी भी आरोपी को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते जिस तरीके से ये मामला मिला, मामले के 36 घंटे बाद जब लगातार पीड़ित के परिजन वहां पुलिस कार्रवाई की मांग करने पहुंचे थे, तो पुलिस के जो इंस्पेक्टर है उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो ग्रामीणों के दबाव में अगर जिस तरीके से मामला अधिकारियों तक पहुंचा, एसएसपी श्लोक कुमार के मामले संज्ञान में आया तो एसएसपी के आदेश पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लव जिहाद के जैसे मामले गंभीर मामला है, सरकार लगातार निर्देश दे रही है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से हीला वाली पुलिस के जो थाना अध्यक्ष है उनके द्वारा की जाती है, 36 घंटे बाद जब ग्रामीण आक्रोश होकर थाने पहुंचे तब ये मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मुकदमा दर्ज बहुत जरूर हो गया है, लेकिन अभी तक ना तो छात्रा की बरामदगी हुई है और ना ही किसी आरोपी को इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से मथुरा में लगातार एक महीने में दूसरी लव जिहाद की जो वारदात है, क्योंकि वृंदावन में मामले में पुलिस क्या बता पा रही है, परिवार वाले क्या बता पा रहे हैं, दोनों लोग संपर्क में कैसे आए, लड़का लड़की, लड़की अपने घर से फरार कैसे हुई? देखिए सभा, बिल्कुल जिस तरीके से दोनों ही जो आरोपी युवक है और जो छात्रा है वो दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले हैं, कुछ ही दूरी पर एक दूसरे के घर हैं। छात्रा नाबालिग है और वहाँ गांव के रहने के चलते ही एक दूसरे के वो संपर्क में थे। संपर्क में आने के बाद जिस तरीके से जो छात्रा है उसकी माँ कहीं अपनी रिश्तेदारी में भात नोचने के लिए गई हुई थी, उसके पीछे से जो किशोरी है वो घर से शौच के बहाने से वहाँ गई थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की। खोजबीन करने के बाद जब लड़की और किशोरी का पता नहीं चला तो उनको पता चला कि जिस तरीके से जो दोनों गांव के जो आरोपी समुदाय विशेष थे वो भी दोनों घर से गायब थे। परिजन जो छात्रा के परिजन है वो उसके घर पहुंचे, उन्होंने कहा उनके बच्चों के बारे में पूछा था, उनका हमें नहीं पता है कहाँ वो लोग गए हैं। तो इसी को लेकर के दोनों के किशोरी भी गायब है और गांव से जो युवक हैं शाहरुख और एक उनका जो सहयोगी है, जो जब ये पूरे गायब मिले तो आशंका जाहिर हुई थी कहीं ना कहीं ये शाहरुख इसी किशोरी को लेकर के फरार हो गया है। तो परिजनों ने गांव में पंचायत भी की, ग्रामीणों के साथ जाकर के दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वहां जब मामला नहीं बना था आरोप ये भी है कि आरोपी के जो परिजन है उनके द्वारा परिवार को धमकाया गया। उसके बाद जब ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे, थाने में पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब ग्रामीण इकट्ठा होकर गए, मामला जब पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया तब जाकर इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज जरूर हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी सवाब। ठीक है वीर, आप नजर बनाए रखिए, खबर पर जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। अगली खबर नैनीताल से आपको बताएंगे, जहां पर एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार हिंदूवादी संगठन इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें हिंदू संगठनों ने आज भी जमकर विरोध किया। सनातन चिंतन सभा आयोजित की गई और दरिंदों को फांसी देने की मांग की गई। फिलहाल पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई जगहों पर झड़प की भी सूचना मिली है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके न्यूज़ स्क्रीन पर नैनीताल से, जहां पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया था और उसके बाद वहां पर
हालात हैं वो पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण बने हुए हैं। सचिन हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे देहरादून से जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या जानकारी है इस खबर पर? देखिए, ये जो घटना है 30 अप्रैल को ये घटना हुई थी, जिसमें जो है 12 साल के जो नाबालिग जो लड़की थी उसके साथ प्रकार की घटना हुई थी। वहाँ पर करीबन जो 65 साल का जो ठेकेदार था उस्मान, उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसको लेकर जो है लगातार जो है आज नैनीताल की बात करी जाए तो हिंदू संगठनों ने जो है आज एक बैठक भी की थी, साथ ही जो है एक जुलूस भी उन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट यानी कि प्रोटेस्ट जो है वहाँ पर निकाला गया। साथ ही वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन से लगातार जो है मांग चल रही है दोषी को फांसी देने के लिए। लगातार उन्होंने जो है अपनी मांग को जो है पुलिस प्रशासन के सामने रखा, लेकिन इस पर जो है अभी कोर्ट कार्रवाई कर रहा है। साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि जो दोषी है उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। यानी ये जो कोर्ट की प्रोसेस है, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। साथ ही लगातार प्रशासन अपना काम कर रहा है। साथ ही जो है जिस तरीके से हिंदू संगठन वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जो है प्रोटेस्ट करते हैं, साथ ही जगह जगह पुलिस फोर्स तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स तैनाती, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है अभी जो है इस पर तो ये मामला कोर्ट में है। साथ ही जो है इस पर जो साफ तौर से सरकार के भी निर्देश है कि दोषी कोई भी हो तो थोड़ा बिल्कुल मिल जाए। मगर जिस तरीके से नैनीताल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, बड़ी सेंसिटिव कंडीशन हो गई है। ऐसे में आरोपियों के बारे में क्या जानकारी है? क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? क्यों ये लोग, अगर वो गिरफ्तार हो गए तो क्यों ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, जिस तरीके से सरकार का भी साफ तौर से संदेश है कि उसकी मुख्यमंत्री ने इस पर जो है साफ तौर से कुछ दिन पहले ही अपना जिस तरीके से जो है एक स्पीच में संबोधन भी कहा था कि दोषी कोई भी हो उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून अपना काम कर रही है। और साथ ही जो है कानून को सर्वोपरि माना जाता है। कानून जिस भी प्रकार की सजा होगी वो जो है उसको दी जाएगी। यानी लगातार लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जो भी दोषी होगा उसको सजा देने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की ये घटना नैनीताल में हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड में इस प्रकार का माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर लगातार नैनीताल की तो बात करें, लगातार वहाँ जो पुलिस कप्तान है वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। तो साथ ही जो पैरा मिलिट्री फोर्स है या अन्य जगह जो जितनी भी फोर्सेज है वो लगातार वहाँ पर तैनात है। किसी प्रकार का जो माहौल है वो किसी प्रकार से बिगड़ नहीं दिया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स रहेंगे खबर पर फिर लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।